हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वैसे प्रशिक्षुओं के लिए जो विशेष करके डीएलएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। सत्र उनका 2021-23 है और उनके सेकेंड ईयर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डीएलएड फेस टू फेस सेकेंड ईयर परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन हो चुकी है। एडमिट कार्ड भी निर्गत हो चुका है और वे लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से प्रयास में लगे हुए हैं। मैंने प्रयास किया है कि अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको जहाँ तक हो सके थोड़ा बहुत मदद मिल जाए, जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे ढंग से जा सकेगी। क्योंकि सेकेंड ईयर में बच्चे सामान्यतः कम पढ़ते हैं, ध्यान कम देते हैं और वे केवल अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए प्रयास है कि हमारा यह वीडियो आपके लिए सार्थक हो और आप परीक्षा में अच्छे अंक लेकर के आ सकेंगे। साथ ही साथ यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आप जिन पेपर को लिखने जा रहे हैं उसमें कैसे आप अच्छे अंक लाएंगे, कैसे क्या करना है, इन सभी बातों का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारी शुभकामना है और आपसे गुजारिश है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इससे शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई जो सूचनाएं होंगी आपके लिए सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी प्रकार मिलती रहेगी। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आज का हमारा पेपर है S1, जिसे हम डीएलएड फेस टू फेस सेकेंड ईयर 2023 के नाम से जानते हैं। इसका नाम है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया सोसाइटी। समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्ररी इंडिया सोसाइटी। यह पेपर 3 घंटे का होता है, जिसमें 70 नंबर आपको मिलते हैं। यह पेपर 2 खंड में होगा। खंड क जिसमें 6 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे 5-5 अंक के, जिनके उत्तर आप 75 से 100 शब्दों में देंगे तथा कुल मिलाकर के 30 अंक इसमें होते हैं। वहीं दूसरी तरफ होता है खंड ख, जो कि 5 प्रश्न में से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये लॉन्ग टाइप आंसर होते हैं, जिसमें 200 से 250 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देने हैं और कुल मिलाकर के यह जो है कि 40 नंबर का होता है। टोटल जो यह पेपर हो गया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका 70 नंबर का पेपर है, जिसमें आपको लगभग 3 घंटे पेपर लिखने होते हैं। उम्मीद करता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि आप अच्छे से अपने पेपर को लिखें और अच्छे अंकों के साथ इस पेपर को क्वालिफाई करें, अच्छे अंक लेकर के आएँ। खंड क में बढ़ते हैं कि पहला प्रश्न यह कहता है कि विद्यालय में आने वाले विभिन्न धर्मों के बच्चों के बीच धार्मिक सद्भाव सौहार्द बनाए रखने के लिए आप कौन सी शैक्षिक रणनीति बनाना चाहेंगे। फिर से प्रश्न सुनिएगा। विद्यालय में आने वाले विभिन्न धर्मों के बच्चों के बीच धार्मिक सद्भाव सौहार्द बनाए रखने के लिए आप कौन सी शैक्षिक रणनीति बनाना चाहेंगे, अथवा सामाजिक असमानता को दूर करने में समान विद्यालय व्यवस्था किस प्रकार से भूमिका निभा सकती है, इसकी व्याख्या करें। सामाजिक असमानता को दूर करने में समान विद्यालय व्यवस्था किस प्रकार से भूमिका निभा सकती है, इसकी व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि क्या विद्यालय का समाज के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित होना चाहिए, इस पर स्पष्ट करें। क्या विद्यालय का समाज के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित होना चाहिए, इस पर आप स्पष्ट करें। अथवा आज के संदर्भ में शिक्षक से संबंधित कौन कौन से मुद्दे प्रमुख हैं, इसकी चर्चा करें। आज के संदर्भ में शिक्षा से संबंधित कौन कौन से मुद्दे प्रमुख हैं, इसकी चर्चा करें। यह थे प्रश्न नंबर 2। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि विद्यालय के अच्छे संसाधन किस प्रकार से शैक्षिक उत्पादकता को प्रभावित करता है। विद्यालय के अच्छे संसाधन किस प्रकार से शैक्षिक उत्पादकता को प्रभावित करता है, समझाएं। अथवा शिक्षा का तात्पर्य एक सार्थक एवं उत्पादक जीवन की तैयारी से होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें। शिक्षा का तात्पर्य एक सार्थक एवं उत्पादक जीवन की तैयारी से होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें। यह था प्रश्न नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में मूल्यांकन की वास्तविक रूपरेखा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में मूल्यांकन की वास्तविक रूपरेखा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। अथवा विद्यालयी शिक्षा के विकास में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। विद्यालयी शिक्षा के विकास में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इस पर चर्चा करें। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि क्या परीक्षा प्रणाली में बाह्य मूल्यांकन होना चाहिए। क्या परीक्षा प्रणाली में बाह्य मूल्यांकन होना चाहिए।
विभिन्न नीतिगत दस्तावेजों की मदद से इसका विश्लेषण करें। अर्थात आप इस बात के यदि सहमत हैं कि नहीं, बाह्य मूल्यांकन नहीं होना चाहिए परीक्षा प्रणाली की, तो उसके बारे में उत्तर लिखें, और यदि आप सहमत हैं कि हाँ होना चाहिए तो इसके बारे में भी आपको उत्तर लिख, दोनों विचार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अर्थों में इसके प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 5 का अथवा है कि क्या समुदाय से कटकर किसी भी विद्यालय का अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है? तर्क के साथ अपना मंतव्य दें। क्या समुदाय से कटकर किसी विद्यालय का अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है? तर्क के साथ अपना मंतव्य दें। प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? पिछले 1 दशक से बिहार के शिक्षकों की स्थिति में क्या बदलाव आया है? समीक्षा करें। फिर से सुनिएगा। स्वतंत्रता के बाद से आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है? पिछले 1 दशक से बिहार के शिक्षकों की स्थिति में क्या बदलाव आया है? समीक्षा करें। अथवा कहता है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस प्रकार से सार्वजनिककरण के प्रयास किए जा रहे हैं? समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस प्रकार से सार्वजनिकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं? इस पर आपको अपने विचार देने हैं। इस प्रकार आपने देखा कि खंड क के जो प्रश्न थे उसको मैंने क्लियर किया, जिसमें से आपको 6 प्रश्नों के उत्तर देने थे, अर्थात 6 पंचे 30 नंबर का यह खंड क हुआ। अब हम बढ़ते हैं खंड ख की ओर, जो कि आपके 10-10 नंबर अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि 200 से 250 शब्दों के बीच में अपने प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप 200 से 250 शब्दों के बीच में इन प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। खंड ख में कहा जाता है कि सार्वभौमिकीकरण के निर्धारित मानक क्या हैं? सविस्तार चर्चा करें। सार्वभौमिककरण के निर्धारित मानक क्या हैं? सविस्तार चर्चा करें। अथवा सार्वजनिक शिक्षा के महत्व की व्याख्या अपने शब्दों में करें। सार्वजनिक शिक्षा के महत्व की व्याख्या अपने शब्दों में करें। इसके उत्तर आपको 200 से 250 शब्दों में देने हैं। 10 अंक के यह प्रश्न है। 8वां प्रश्न कहता है कि शिक्षा के माध्यम से समाज में नवाचार आता है। शिक्षा के माध्यम से समाज में नवाचार आता है, इस कथन की व्याख्या करें। अथवा अच्छी शिक्षा किसी विद्यालय में अच्छे संसाधन पर निर्भर करती है, इससे आप कितने सहमत हैं? इस पर अपने विचार देने हैं। अच्छी शिक्षा किसी विद्यालय के अच्छे संसाधन पर निर्भर करती है, इससे आप कितना सहमत हैं? इस पर विचार दीजिए। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि समाज में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव लाने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या आप सहमत हैं? समाज में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव लाने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या आप सहमत हैं? तो अपने विचार दीजिए, हाँ या नहीं, दोनों अर्थों में। अथवा कहा जाता है कि एक शिक्षक के रूप में आप विद्यालय में वर्ण और भाषा संबंधित असमानताओं का समाधान कैसे करेंगे? एक शिक्षक के रूप में आप विद्यालय में वर्ण और भाषा संबंधित असमानताओं का समाधान कैसे करेंगे? इस पर अपने विचार आपको देने हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है, प्रश्न संख्या 10 है कि शिक्षा का अधिकार के सफलतापूर्वक क्रियान्वित होने से सामाजिक और आर्थिक संरचना किस प्रकार बाधक है? एक कुशल शिक्षक के रूप में आपको इसका निदान कैसे खोजेंगे? शिक्षा का अधिकार के सफलतापूर्वक क्रियान्वित होने से सामाजिक आर्थिक संरचना किस प्रकार बाधक है? एक कुशल शिक्षक के रूप में इसका निदान कैसे खोजेंगे? अथवा नीतियों में शिक्षकों के विकास की जो सिफारिश की गई है, उन्हें वास्तविकता में लागू करने के लिए क्या सरकार का प्रयास काफ़ी है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। फिर से सुनिएगा। नीतियों में शिक्षकों के विकास की जो सिफारिश की गई है, अर्थात शिक्षकों का जितना विकास होना चाहिए, क्या वह विकास हो पाया है? यदि नहीं तो क्यों? और यदि आपको लगता है हाँ, तो उसी के बारे में आपको बताना है। नीतियों में शिक्षकों के विकास की जो सिफारिश की गई है, उन्हें वास्तविकता से लागू करने के लिए क्या सरकार का प्रयास काफ़ी होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क को स्पष्ट करें। और लास्ट का जो प्रश्न होता है नोट के रूप में है, कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि आप तैयार कर लीजिएगा, नोट्स के रूप में आपको लिखने के लिए आते हैं। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है सामाजिक असमानता, तीसरा है समता और समानता में अंतर, चौथा है वैश्वीकरण या आधुनिकीकरण, पांचवा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, छठा है अभिवंचित वर्ग, सातवां है वंचना का अर्थ, आठवां है समवर्ती सूची, नौवां है शिक्षा के मौलिक अधिकार। तो इस प्रकार आपने देखा कि यह जो आपके पास S1 का जो पेपर है वह पूर्णतः हो जाता है। और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो यह प्रश्न आपको
एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज़ दी है, आपको निश्चित रूप से परीक्षा में सार्थक होना चाहिए, सफल होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी परीक्षा को अच्छे ढंग से लिखेंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आप अपनी परीक्षा को जब शुरू हो अच्छे से लिखें और अच्छे अंक प्राप्त करें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें तथा अच्छे अंक लाने के लिए प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।